हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हम बात करेंगे आज के हमारे गोल, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव में 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन है, which of the following pairs of linear equation are consistent and inconsistent? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और फिर बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है कंसिस्टेंट, क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशन होंगी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो देखो, समझने वाली बात यह है कि इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया था। क्या दिया था? कंसिस्टेंट के बारे में और इनकंसिस्टेंट के बारे में। जब भी ध्यान रखना, जब भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, इक्वेशन का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जब भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन कहां कहां मिलता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, या जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होती हैं, तो इन दोनों ही केस में हमको सॉल्यूशन मिलता है। पहले केस में हमको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, पहले केस में हमको क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरे केस में मेरे प्यारे बच्चों हमको मिलता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या मिलता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और किस केस में हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता है? व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या है? अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a1 अपॉन a2 कभी भी बराबर नहीं होंगे b1 अपॉन b2 के। उसके बाद c1 अपॉन c2 कुछ भी करते रहें, यह होता है यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन यह है कि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, जो कि बराबर हो जाए c1 अपॉन c2 के। इन दोनों ही केस में हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कंसिस्टेंट के साथ साथ इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट। तो अगर आपसे किसी ने ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, तो उसमें डिपेंडेंसी हो जाती है। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देता है। यह हो गया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आना चाहिए, जब सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट होगा। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कब? डिपेंडेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए, और इसके लिए क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। दोनों के लिए कंसिस्टेंट रहेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। बस नो सॉल्यूशन के लिए ही, बस नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, जल्दी बता दो। आप लोग कमेंट कर सकते हो। जब लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, चाहे वो एक पॉइंट पे हो या इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पे हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर a1 अपॉन a2 क्या होगा, बराबर तो होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। अब ये a1 b1 c1 c2 क्या है, तो यह है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म। अगर देखा जाए तो ये जनरल फॉर्म है। एक जनरल फॉर्म ये भी होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, या एक और जनरल फॉर्म हो सकती है ax प्लस by इज इक्वल टू c। किसी भी फॉर्म में हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट हैं
तो आपको सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट के अंदर हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी होगा। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन लिए जिसमें 1, 2 और 4th लिया है। मैं अब ग्राफ भी बता दूंगा आपको, और ये 4th वाला मैंने आपके लिए क्वेश्चन चुना है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंट देखने के लिए हमको या तो देखना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं a1x प्लस b1y प्लस c1 से इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, या तो ऐसे कर लो, क्योंकि इस को यहां पर लेके आना पड़ेगा तब जाके वो इस फॉर्मेट में हो जाएगा, या फिर आपके लिए आसान तरीका है इस फॉर्मेट में रहने दो और आप कंपेयर कर लो इसको इससे। ठीक है, 1 1 1 या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बात वही है, c2 को c1 को इधर लेके c2 को इधर लेके दोनों में माइनस साइन आ जाता है और माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है जब हम a1 अपॉन a2 या b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकालते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इसको इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों 0। हाँ नहीं, मेरे प्यारे बच्चे 0 नहीं है ना, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -5। तो देखो, क्या a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, क्या बराबर है c1 अपॉन c2 के? चेक कर लो। 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2 साइन के साथ -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2। यस, ये बराबर है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और जब ऐसा होगा तो कंसिस्टेंट होगा, और जब कंसिस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। बना दो ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ लेना पड़ेगा। अब यहां पर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं x और y ले लेता हूं। ठीक, और मुझे कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए रहेंगे, मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता चुका हूं लेक्चर नंबर 1 या 2 में, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए 3 मिनिमम पॉइंट्स बना रहा हूं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब मुझे अपने ग्राफ को भी देखना है, ये 5 से ऊपर है या 6 माइनस का, इधर -8 10 11 जा सकता है। चलो देखते हैं। x की वैल्यू पुट करो 2, तो x की वैल्यू पुट करने पर 2, y की वैल्यू कितनी आई, 2 इधर गया, तो y बराबर 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया 3। अब x की वैल्यू 3 ले लो, तो जब x की वैल्यू मैंने 3 ली तो y की वैल्यू हो गई 2, और जब x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, या मैं एक काम कर रहा हूं, y की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं। जब मैंने y की वैल्यू 0 ली तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे प्यारे बच्चों, 5। देखो y 0 तो x की वैल्यू 5। अब मैंने 3 पॉइंट ले लिए, 2,3, तो इसको अंकित कर देते हैं 2,3, तो ये रहा हमारा एक पॉइंट। ठीक है, इसके बाद है 3,2, तो 3,2 ये रहा हमारा एक पॉइंट। इसके बाद है 5,0, 5,0 इधर ही। और जब भी मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे 100% एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ध्यान से देख लेना। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने ग्राफ पे एक लाइन बना दी, दूसरी लाइन बनाने के लिए मुझे फिर से दूसरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं हेडिंग टूवर्ड्स द सेकंड ग्राफ, x और y ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा इस लेक्चर में। अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 मुझे ऐसा लग रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन तो वही है। फिर भी कोशिश कर लेते हैं और लिखते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, x की डिफरेंट वैल्यू लेता हूं, x की डिफरेंट वैल्यू लूंगा। जो वैल्यू मैंने ये ली है, ये पॉइंट्स को छोड़कर मैं x की दूसरी वैल्यूज ले लेता हूं। तो मैं पहले x की वैल्यू ले रहा हूं 4, तो जब मैं x की वैल्यू 4 लूंगा तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8,
8 इधर जाएगा तो 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। करके देख लो, करके देख लो सर, टेंशन क्यों ले रहा हूं। 4 2 ज़ा 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 8, 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/2, y इज इक्वल टू 1। बहुत शानदार। तो जब मैंने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं, चलो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हो गया 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। और 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 8/2, y इज इक्वल टू 4। चलिए, तो जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, x की वैल्यू 6 ले लेते हैं, x की वैल्यू 6 ले लेते हैं। तो जब मैंने x की वैल्यू 6 ले ली तो देखना y की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो। तो हो गया 2x माइनस 2y, सॉरी क्या था, 2x प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू मैंने 6 ले ली, तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 12, y इज इक्वल टू माइनस 2/2, y इज इक्वल टू माइनस 1। तो जब मैंने x की वैल्यू 6 ली तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं क्या कर देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं ऑन द ग्राफ, सेम ग्राफ, ऑन द सेम ग्राफ। इसके लिए मैंने कलर ले लिया है ग्रीन कलर, नहीं ग्रीन कलर तो है ही बैकग्राउंड, रेड कलर ले लिया है ना। तो ध्यान से देखो 4,1, तो इधर से 4 इधर से 1, देखो इसी पॉइंट पे आ रहा है, इसी पॉइंट पे आ रहा है 4,1। ठीक है, इसी लाइन पे, सॉरी। और इसके बाद है 1,4, तो ये हो गया 1 और ये हो गया ,4। अरे वाह, यहीं से शुरुआत करी थी हमने, तो हो गया 1,4। इसके बाद 6,-1, तो 6,-1 यहां पर देखो, ये इसी लाइन में आ रहे हैं। अब मैं एक और लाइन बनाने जा रहा हूं बच्चों, जो कि क्या होगी, रेड कलर की होगी, बिल्कुल 100%। और यहां से मैं इसी लाइन को जब ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर लाइन जो पहले हमने बनाई थी वो इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, और इसी को हम बोलते हैं कोइंसाइड लाइंस। क्या बोलते हैं, कोइंसाइड लाइंस। ठीक, समझ में आया। तो आपको ग्राफ बन गया, और ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और कोइंसाइड लाइंस बन गई हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंट है। कैसी है, कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला आपको होमवर्क करना है, ये भी मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट ही आएगा। देखो 1/3, नहीं सर ये इनकंसिस्टेंट आएगा। क्यों इनकंसिस्टेंट आएगा, क्योंकि देखो दोनों लाइन पैरेलल आएंगी। क्या, चेक कर लो कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो 1/3 क्या बराबर है -1/-3 के, क्या बराबर है 8/16 के, नहीं ये बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर है। यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। Therefore the line will be parallel to each other and no solution, यानी हमारा आएगा इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड वाला हो गया इनकंसिस्टेंट। थर्ड वाला आप चेक कर लेना, थर्ड वाला है 2/2/4 क्या बराबर है -2/-4 के, क्या बराबर है -2/-5 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये भी कैसा है, इनकंसिस्टेंट। हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है इनकंसिस्टेंट का। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा तो ही ग्राफ बनाएंगे। कंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारे पास या तो लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, या ओवरलैप करेंगी कोइंसाइड, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज दिस एक्सरसाइज इज कंसर्न, क्योंकि पहला प्रॉब्लम सम लेके आ गया हूं मैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक रेक्टेंगल, बच्चों क्या दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, ध्यान से देखिएगा। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी, लेकिन उसने बोला हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो मैंने कहा अगर पेरीमीटर दिया हुआ हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आधा क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी हमको लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36। क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ 4 मोर हो देन इट्स ब्रेथ, मतलब जो भी ब्रेथ है उसकी 4 ज्यादा इज 36, मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, ध्यान से देखना।
लेट द लेंथ बी, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, लेट द लेंथ बी x मीटर। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा बच्चों? ब्रेथ हो जाएगा y मीटर, ठीक है, ब्रेथ भी y मीटर। तो लेंथ अगर x है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा बच्चों? y। हाफ द पेरीमीटर, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 36 दे रखा है, वेरी गुड। और लेंथ कितनी बड़ी है? 4 मीटर बड़ी है, मतलब दोनों का डिफरेंस, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 4। और यहां से बहुत खूबसूरती से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बन गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पेयर। यहां पर हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखो ये हो गया 1, ये हो गया -1, डायरेक्ट ऐड कर दो, तो ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐड करना मतलब? देखो LHS को LHS से ऐड करा जाएगा और RHS को RHS से। तो LHS में क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और RHS में क्या है? 36 प्लस 4। तो ये हो जाएगा y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 40/2, विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 20 मीटर। y कितना है? y 4 कम है तो 16 आ जाएगा, बिल्कुल बहुत सही। तो देख लो, अब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? x प्लस वाई की वैल्यू 36 दे रखी है। x की वैल्यू 20 पुट करके हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और y विल बी इक्वल टू 36 माइनस 20, विच विल बी इक्वल टू 16, एंड यू कैन इजीली फाइंड द आंसर एंड रेक्टिफाई द सॉल्यूशन। तो यहां पर आ गया 16 मीटर, और देयरफॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ या डायमेंशंस, तो यहां पर आप इजीली लिख सकते हो देयरफॉर द dimensions of rectangular plot, dimensions of rectangular plot are 20 and 60 meters, 20 meter and 16 meter respectively। रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि डायमेंशन पूछा तो यानी लेंथ और ब्रेथ बोला है। तो देयरफॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। अब रेस्पेक्टिवली लिख सकते हो, क्योंकि हमने पहले लेंथ लिखा है, तो लेंथ का डायमेंशन 20 है और ब्रेथ का डायमेंशन 16 है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू आउट टू रीच दिस क्वेश्चन और इसका आंसर, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।